साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि इसमें जो हमारी सामान्य हिंदी का इतिहास और कुछ प्रश्न इसमें व्याकरण के रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए व्याकरण से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो उनके लिए वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। जो हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो पूरी वीडियो देखें, उनके लिए बड़ी लाभदायक रहेगी। और जो केवल व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं तो वो जो हिंदी साहित्य का जो भी पार्ट आएगा उसको स्किप कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और ये ज़रूर बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है। पहले हमारे व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे और लास्ट में रहेंगे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न। भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप होते हैं? तो दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, और एक तीसरा भी माना गया है, सांकेतिक। अगला है, ऑप्शन के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? तो ये हुई है खड़ी बोली से। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो हमारी हिंदी है उसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 341 के अंतर्गत। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होगा परि प्लस आवरण, और ये हमारी यण संधि है। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। कमल के समान नयन में समास बताना है। कमल के समान नयन में समास हमारा क्या है? कर्मधारय समास है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अव्ययभाव समास है? अव्ययभाव समास बताना है कि इनमें से दिए गए ऑप्शन में कौन सा रहेगा। तो इसमें रहने वाला हमारा आंसर है समय के अनुसार। आजन्म शब्द का समास विग्रह है। आजन्म समास का समास विग्रह क्या होगा? जीवन पर्यंत, यानी जीवन भर। अगला है, शब्द की परिभाषा क्या है? 4 ऑप्शन हमारे सामने विद्यमान है, इसमें से एक सही उत्तर आपको भी कमेंट में डालकर बताना है कि आपके पहले कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं। शब्द की परिभाषा क्या है? तो जो हमारा ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई होती है। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसको उत्पत्ति के आधार पर भी हम कह सकते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो कि तो आ गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहेंगे तत्सम शब्द। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। तत्सम शब्द बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है डी है, घोटक क्या है? एक तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है? कैंची तुर्की भाषा का एक शब्द है। विकारी शब्द होते हैं, विकारी बताने हैं, इसमें से कौन से होंगे? तो विकारी हमारे जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 होते हैं विकारी। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 और भेद मान लिए गए हैं। समूह है समुदायवाचक, द्रव्य या पदार्थ वाचक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है उस शब्द का चयन करना है। तो जो दर्द है वो स्त्रीलिंग क्या है? पुल्लिंग है। हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में सिर्फ वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है ये बताना है। तो मित्रता क्या है? मित्र शब्द से भाववाचक संज्ञा बना दी है मित्रता।
देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा बतानी है। जयचंदों को किस रूप में यहाँ पर लिया गया है ये बताना है, इसमें कौन सी संज्ञा है। तो इसमें हमारी संज्ञा रहेगी जातिवाचक संज्ञा। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न रह करके क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया क्या होती है, हमेशा पुल्लिंग में ही मानी जाती है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है, ठंडाई। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक कौन सा है, गरीबों को वस्त्र दो में कारक बताना है। तो जी इसमें कारक रहेगा हमारा कर्म कारक, क्योंकि कर्म कारक की कारक चिन्ह प्रसर्ग क्या होता है, को। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से रहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद बताना है। ये बताना है कि तुम्हें क्या चाहिए में, यानी अंडरलाइन में क्या है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो जी इसमें सर्वनाम रहेगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण बताना है कि आधा लीटर में कौन सा विशेषण है। तो इसमें विशेषण होगा हमारा मापतोल आ गया आधा लीटर, तो ये परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी आपको लंबी रहे, लगभग 100 प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो शांति से इन प्रश्नों को समझें, ध्यान में रखें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न आ गया है। वाच्य की बात हो रही है, वाक्य नहीं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य हमारे होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य। अव्यय के भेद होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं ये हमारा प्रश्न है। अव्यय के हमारे 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं अव्यय के, 4 की बजाय 5 मानने शुरू कर दिए हैं। 4 कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और एक निपात। अगला है निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा। एक वाक्य दिया गया है, इसमें कौन सा शब्द सही आएगा। आज धन कोई नहीं पूछता, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है कि क्या है। मोहन बाजार की ओर गया, की ओर में बताना है कि कौन सा इसमें शब्द आएगा। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा विशेषण है ये, इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, विशेषण। अगला है मैं दिल्ली जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, मैं जल्दी जाऊंगा, दिल्ली नहीं, जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, रेखांकित शब्द बताना है कि इसमें सही क्या होगा। तो ये क्या है, ताकि शब्द क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो जी उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार है। मदन तेजी से दौड़ा, इस वाक्य में बताना है कि क्रिया विशेषण का कौन सा इसमें प्रकार है। तो ये क्या है, रीतिवाचक, इसमें क्रिया की होने की रीति, तरीका या ढंग बताया गया है। कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है, कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है, अनजान इसका अर्थ नहीं है। बाकी ब्रह्मा, बकरा और शिव तीनों को ही हम अज कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा कर्म। ये कर शब्द का अर्थ नहीं है। हाथ, टैक्स और किरण तीनों कर शब्द के अर्थ हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है। अब ठीक बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है, अपव्यय मितव्यय, ये युग्म बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश बताना है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा जिसे जाना न जा सके उसको क्या कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं। अगला है निम्न वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा करना है। वाक्य दिया गया है, सही मुहावरा इसमें क्या आएगा। तो जी इसमें देखिए, परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना है। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आ रहा है।
माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? माथा ठनकना, इसका अर्थ होता है शक होना। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गागर में सागर मुहावरे का अर्थ होगा संक्षेप में गहरी बात कहना। निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है? ये बताना है कि 4 ऑप्शन में से मुहावरा कौन सा नहीं है। तो दूर दूर के ढोल सुहावने, ये एक लोकोक्ति है, तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? इसमें बताना है कि लोकोक्ति इनमें से कौन सी नहीं है। इस तरह के प्रश्न भी नजर आते हैं पेपर में कई बार। तो सिर ओखली में देना, ये क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो जी इसका अर्थ होगा परिश्रम अधिक और लाभ फल कम मिले। वाक्य के घटक होते हैं, घटक बताना है, घटक यानी कि अंग होते हैं। तो वाक्य के अंग 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला है सामान्य वाक्यों के भेद किए गए हैं। सामान्यतः वाक्यों के भेद किसके आधार पर किए गए हैं? तो ये 2 आधार पर किए गए हैं, रचना और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 कौन कौन से होंगे? विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक वाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक। ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। छी छी कितनी गंदगी है, वाक्य किस प्रकार का है? तो ये बताना है कि ये किस तरह का वाक्य है। तो ये क्या है? विस्मय सूचक वाक्य है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य बताना है, यह कौन सा वाक्य है? यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। तो इसमें जो हमारा इसमें आदेश दिया गया है, तो यह आज्ञावाचक वाक्य है। अगला है जो शब्द 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं समुच्चयबोधक अव्यय। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है? वाक्य से संबंधित प्रश्न अब आ गए हैं। इस वीडियो में लगभग जो हमारे व्याकरण के सामान्य जो टॉपिक होते हैं वो सारे कवर होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो जी इसमें संयुक्त वाक्य है नारायण धनी है परंतु कंजूस है। यहाँ पर परंतु ये योजक शब्द के द्वारा 2 वाक्य जोड़े गए हैं, तो उसे वहाँ पर होता है संयुक्त वाक्य। अगला हमारा प्रश्न है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? फिर से संयुक्त वाक्य पूछ लिया गया है, तो इसमें भी हमारा आंसर रहेगा उसने खाना खाया और वह सो गया। योजक शब्द के द्वारा जुड़े हुए वाक्य 2 हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य बताना है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उसमें प्रधान वाक्य पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य बताना है। अब ये उपवाक्य से संबंधित प्रश्न आ गया है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन ने बनाया हुआ है। तो जी इसमें देखिए यहाँ पर चित्र है और चित्र की क्या बताई है? विशेषता बताई है जो हुसैन ने बनाया था। तो जहाँ पर भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नजर आए उपवाक्य में, तो वहाँ पर होता है विशेषण उपवाक्य। मित्रों को काट करके खिलाओ वाक्य में अशुद्धि बतानी है कि कौन सी इसमें अशुद्धि रहेगी। तो इसमें जो हमारी अशुद्धि है पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। पदक्रम को पदों को उल्टा पुल्टा इसमें रख दिया गया है। इसमें सही क्या बनेगा? इसमें सही बनेगा केक काटकर मित्रों को खिलाओ। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें रहेगा मुझे ईश्वर पर विश्वास है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। तो अशुद्ध वाक्य क्या होगा? हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई। अब ये देखिए यहाँ पर हत्यारे को मृत्युदंड हुआ, यह हत्यारे को मृत्यु की सजा हुई। तो दंड और सजा दोनों शब्दों का प्रयोग अनावश्यक है, इनमें से एक शब्द का प्रयोग ही हम कर सकते हैं। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का कौन सा रहेगा? ये भी वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें हमारा रहेगा ऑप्शन बी, भैंस का दूध ताकतवर होता है। ये वाक्य बिल्कुल सही है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। कि रेखांकित में कौन सा अलंकार है? अलंकार इसमें बताना है। तो
तो जी इसमें क्या है, श्लेष अलंकार है। पानी शब्द के अनेक अर्थ आए हैं। जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए और संदर्भ के अनुसार उसके अनेक अर्थ निकले, वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें अलंकार बताइएगा। तो जी इसमें अलंकार हमारा रहेगा उपमा अलंकार। इसमें उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है। निम्न पंक्तियों में अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तनु कापने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो जानो मनो मानो जहाँ पर भी होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। निर्गुण उपासक कवि हैं। अब हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न शुरू हो चुके हैं। निर्गुण उपासक कवि कौन है? तो ये हमारे कबीरदास जी निर्गुण उपासक कवि माने जाते हैं। पद्मावत के रचयिता का क्या नाम है? तो जो पद्मावत के रचयिता हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जासी, और उन्होंने पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो जी इसमें तुलसीदास की रचना जो रस विलास है, ये रचना तुलसीदास जी की नहीं है। रामचरितमानस की भाषा जो अभी अभी थोड़ी देर पहले बताई गई थी, कौन सी है? अवधी भाषा है। रामचरितमानस की शैली पूछ ली गई है, कौन सी शैली है ये, कौन सी शैली में लिखित है? तो ये प्रबंध शैली में लिखित है। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो ये सखा भाव की भक्ति रही है। निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का क्या है, प्रसंग मिलता है? तो ये मिलता है सूरसागर में, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का क्या नाम है? ब्रजभाषा में लिखित एक प्रमुख रचना है, उसका क्या नाम है? तो उस रचना का नाम है सूरसागर, जो सूरदास द्वारा ब्रजभाषा में रचित है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में किस कवि को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? तो सूरदास को बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि माना जाता है, इसलिए इनको वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या रहा है? तो रीतिकालीन जो भी कवि हैं उनका मुख्य विषय रहा है नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी सतसई के रचयिता का नाम है बिहारी लाल। निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? वास्तव में ये मुसलमान थे, फिर भी इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। उस कवि का नाम क्या है? तो उनका नाम है रसखान। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? खड़ी बोली में किस रचना का निर्माण किया गया था, किस रचना को लिखा गया था? तो वो है कवितावली। अगला इसमें कवितावली नहीं, इसमें साकेत है खड़ी बोली में रचित। अगला है छायावाद के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? छायावाद के प्रमुख कवि हैं, छायावाद का स्तंभ कह सकते हैं, जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता भी जयशंकर प्रसाद रहे हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार का नाम बताना है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार का क्या नाम है? तो जी इसका आंसर रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग कविता के रचयिता कौन है? तो इसमें बादलों से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखी हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। कविता क्या है? निबंध के लेखक का नाम बताना है। कविता क्या है? एक निबंध है, इसके लेखक कौन हैं? तो जी इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला इसमें है कुटज निबंध के लेखक का नाम बताना है। कुटज निबंध के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पैरों में पंख बांध कर, ये रचना किसकी है? ये एक यात्रा वृतांत है। कौन सी रचना है ये? यात्रा वृतांत है राहुल सांकृत्यायन जी की। माटी हो गई सोना गद्य की विधा क्या है? माटी हो गई सोना ये गद्य रचना है, ये कौन सी विधा में रचित है? तो ये एक संस्मरण है। निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं रहे हैं? कौन सा एक लेखक है जो समालोचक नहीं है? तो जो सरदार पूर्ण सिंह है ये लेखक रहे हैं, समालोचक नहीं। निम्नलिखित लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया है? तो उन्होंने संपादन किया है, इसमें जो दिए गए हैं इनमें से एक का भी उन्होंने यहाँ पर नहीं डाला गया है ऑप्शन में,
तो हमारा उत्तर रहेगा इनमें से कोई नहीं। सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? तो जी इसका सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो इसमें इसका आंसर रहेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब कुछ प्रश्न बीच में मिस्टेक की वजह से छूट गए थे, उनको कवर करेंगे जो हिंदी व्याकरण से संबंधित रहेंगे। नल बूंद बूंद टपक रहा है, तो ये बताना है इसमें क्या है। बूंद बूंद शब्द में नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या शब्द है? नल बूंद बूंद टपक रहा है। तो इसमें ये क्या है? टपकना क्रिया है और इसकी क्या विशेषता है? बूंद बूंद, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। सुमित सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। सुमित सो रहा है, तो इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, तो ऐसी कौन सी क्रिया है जो द्विकर्मक नहीं है? तो जो ऑप्शन सी है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया नहीं है। अगला है मुझसे यह काम नहीं हो सकता में कौन सा वाच्य है? तो इसमें क्या है? कर्मवाच्य है। मुझसे हंसा नहीं जाता, ये बताना है यह वाच्य किस प्रकार का है? तो यह वाच्य रहेगा हमारा भाववाच्य। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है? ये बताना है कि इस वाक्य में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है। तो ऑप्शन बी है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें कोई कर्म नहीं है, ये कर्मवाच्य नहीं है। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि, कुछ प्रश्न साहित्य के आ गए हैं। अब प्रकृति के चतुर चितेरे कवि किसको माना जाता है? तो इसमें माना जाता है जो हमारे हैं सुमित्रानंद पंत, इनको प्रकृति के चतुर चितेरे कवि माना जाता है। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि किसको कहा गया है? जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि किसको माना जाता है? तो माना जाता है नागार्जुन जी को। हिंदी गज़ल का लेखन का कार्य किसने आरंभ किया था? हिंदी गज़ल लेखन का कार्य सबसे पहले किसने आरंभ किया था? दुष्यंत कुमार जी ने। निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? गिरजा कुमार माथुर। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा। गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? तो गिल्लू कहानी की जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा। निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम बताइए। तो आंचलिक लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं, तो नई कहानी के जो पथ प्रदर्शक हैं वो हैं कमलेश्वर जी। तो इस तरह से साथियों ये आज हमने 100 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो ये ज़रूर बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।